स्वागत है आप सभी का इस वीडियो पे। मेरा नाम है प्रसून गुप्ता और मैं आपके लिए लेके आया हूँ सीजीपीएससी रेस टू प्रीलिम्स इनिशिएटिव का डे 14। यहाँ पे हम डेली 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और हम अभी 2020 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हम 60 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 61st क्वेश्चन थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है आज का कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो आधुनिक भारत के इतिहास में हम जब पढ़ते हैं तो एक हुआ था, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बना था, ठीक है। तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो आपके पास ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, राधाकांत देव और आनंद मोहन बोस। तो इसका सही उत्तर आपका है ऑप्शन सी, राधाकांत देव इज द करेक्ट आंसर। सो प्योर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। जो बहुत सारे एसोसिएशंस थे, कुछ एसोसिएशन जो आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले के थे, जैसे जिम्मेदारी एसोसिएशन वगैरह, ठीक है। तो वो सब जो आते हैं वो कई बार पूछ लेता है, तो आप वो सब को थोड़ा डेट को याद रखेंगे, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे। देखिए ये क्वेश्चन को सीजीपीएससी ने डिलीट कर दिया था। क्यों डिलीट किया था? इनको डिलीट करना पड़ा क्योंकि इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? अगर इन्होंने क्वेश्चन को इतना ही छोड़ देता तो इट वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। इसका आंसर होता 1939। लेकिन इन्होंने जो आगे इसका डिटेल दे दिया जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत हुए थे, तो ये गलत हो गया क्योंकि मनोनीत नहीं हुए थे, वो क्या हुए थे, वो चयनित हुए थे, उनको इलेक्ट किया गया था। मतलब चयनित और मनोनीत में ये डिफरेंस होता है कि अगर आप चयनित करेंगे चयनित करेंगे तो उसमें क्या होता है कि आप इलेक्ट करेंगे, लोगों का वोट से होगा, ठीक है। और जब मनोनीत करेंगे तो आप सीधे उसको आप कोई किसी गवर्नर के द्वारा या प्रेसिडेंट के द्वारा या किसी अथॉरिटी के द्वारा आप उसको नामित कर देंगे, बाकी उसको कोई वहाँ पे इलेक्शन नहीं होता है। इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए सुभाष चंद्र बोस इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, ठीक है। इलेक्टेड यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे नॉमिनेट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ट्रांसलेशन में यहाँ पे गलती हुई है। लेकिन सीजीपीएससी जो रूल फॉलो करता है वो हिंदी को प्रायोरिटी देता है और उनके इंस्ट्रक्शन में भी लिखा रहता है कि अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग अलग ट्रांसलेशन है तो हिंदी को लिया जाएगा। अगर हिंदी में गलत है इसलिए ये क्वेश्चन डिलीट हो गया, लेकिन आप लोग याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या होता, 1939। आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सन 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? हु हैड प्रिसाइडेड ओवर द इनॉग्रल सेशन ऑफ द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हेल्ड इन 1920? सो इट इज़ अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आपके ऑप्शन थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, सूर्यनाथ बनर्जी। तो लाला लाजपत सबको पता है, वो लेबर लीडर भी माने जाते थे, मतलब लेबर लोगों के वो नेता थे, ठीक है। और वो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता उन्होंने की थी, ठीक है, 1920 में। अगला आपका क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन में आपको क्या किया है, इतिहास और आपका जो भूगोल है दोनों को कंबाइन कर दिया है। देखिए कैसे। क्वेश्चन ये पूछता है कि मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? और चारों ऑप्शन में मोस्टली यही पूछा गया है कि किन किन पर्वतों या नदियों से घिरा हुआ है। तो आपको पता है जो पाटलिपुत्र है अभी का वो क्या है, जैसे कि आप अगर मैप बनाते हैं, ठीक है, तो वो ये वाला नहीं रहेगा। यहाँ पटना जो है उसी को हम बोलते हैं पाटलिपुत्र। तो हम अगर देखते हैं ना तो इसके उत्तर से गंगा नदी गुजरती है और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़, हमको ये सभी को पता है कि सोन नदी यहाँ से गुजरती है। तो उत्तर में कौन है? गंगा नदी है। और पश्चिम में मतलब कि एक्चुअली थोड़ा ऐसे करके आता है पश्चिम करके, तो सोन नदी करके गुजरती है यहाँ से ऐसे करके, तो पश्चिम में हम बोल सकते हैं कि सोन नदी गुजरती है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए यहाँ पे हमको ये पता होना चाहिए कि पाटलिपुत्र को पटना बोलते हैं और पटना का लोकेशन हमको मैप में पता होना चाहिए, उससे हम थोड़ा बहुत दिमाग लगा के इसको क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं हमारे 65वें क्वेश्चन की ओर। तो आपका जो 65वां क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। इतना डेट याद रखना, वो भी इस तरह का डेट याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस
किस वर्ष कला भवन शांति निकेतन के प्रिंसिपल बने थे? तो इसके ऑप्शन है आपके 1942, 1932, 1922, 1912। तो आपको पता है कि CGPSC डेट से बहुत क्वेश्चन पूछता है और इस साल तो डेट से काफ़ी घुस के क्वेश्चन पूछे थे जिनका आंसर देना बहुत डिफिकल्ट था। तो मेरे ख्याल से इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, इसको आप सेफली छोड़ सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर था 1922, याद रखिएगा अगर अगली बार कभी पूछता है तो, ठीक है। नंदलाल बोस 1922 में शांति निकेतन के प्रिंसिपल बने थे। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला क्वेश्चन है, ये आपके लोकसभा सीटों के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो लोकसभा एवं विधानसभा में सीटों के आरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। आपका पहला कथन ये है कि लोकसभा में 543 निर्वाचित सीटों में से 84 सीटों को अनुसूचित जातियों और 44 सीटों को अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किया गया है, ठीक है। पहला है। दूसरा, चलिए देखते हैं सही क्या है गलत क्या है। तो पहला वाला क्या है, गलत है, क्योंकि ये तो सही है कि 543 सीटें होती हैं, लेकिन SC के लिए होती हैं 84, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन जो ST के लिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 44 दिया हुआ है, लेकिन ST के लिए एक्चुअल में होती है 47। तो आप लोग इस सीट नंबर को याद रखिएगा। ST के लिए 47 रिजर्व है, SC के लिए 84 रिजर्व है। इसीलिए यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ गलत दिया है, 44 दे दिया है यहाँ पे, ये वाला आप देख सकते हैं 44, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। तो जैसे ही हमको पता चला कि पहला स्टेटमेंट गलत है, हम देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन गलत हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कथन 1, 2, 3 तीनों सही है, तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन बी भी गलत हो गया आपका, क्योंकि ऑप्शन बी में लिखा हुआ है कथन 1 सही है, लेकिन 2, 3 गलत हैं, ये भी गलत हो गया। अब आपका ऑप्शन सी या डी में से कोई एक हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। आपका अगला दिया हुआ है कि निर्वाचित क्षेत्र में आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। बिल्कुल सही है। परिसीमन आयोग जनसंख्या वगैरह को देख के, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण सीट को देखती है, ठीक है। आपका अगला कथन ये है कि परिसीमन आयोग की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो परिसीमन आयोग की नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। पहले जो डिलिमिटेशन है, डिलिमिटेशन एक्ट पारित होता है कहाँ से, आपका पार्लियामेंट से, और उसके बाद जो डिलिमिटेशन कमेटी की जो नियुक्ति होती है, कमीशन की जो नियुक्ति होती है, अपॉइंट को कौन करता है, इनको करता है प्रेसिडेंट करता है। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट में गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी, जहाँ पे लिखा हुआ है कि कथन 1 एवं 3 गलत हैं, किंतु कथन 2 सही है, तो आपका ये सही हो जाएगा। ये सब जो आपके इसका जो सोर्स है, आपको किसी बेसिक बुक में या फिर लक्ष्मीकांत अगर पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको दिखेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 67 क्वेश्चन की ओर। अगेन ये क्वेश्चन आपका लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है एज इट इज़, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है अमेंडमेंट के बाद। देखते हैं क्या है। आपका पहला कथन क्या है, 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। बिल्कुल सही, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका अगला है कि संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया। ये भी सही है। लक्ष्मीकांत में सेम स्टेटमेंट दिया हुआ है और यूपीएससी भी इसको लीगल मानता है, लेकिन यहाँ पे अमेंडमेंट के वजह इसको गलत किया गया। तो पहले इसका आंसर लिया गया था कथन 1 एवं 2 दोनों सही हैं, पहले ये आंसर लिया गया था, लेकिन जब इसको अमेंडमेंट किया गया तो अमेंडमेंट के बाद उसका आंसर ले लिया गया कि एक सही एवं 2 गलत को ले लिया। मतलब पहले को सही लिया अमेंडमेंट के बाद, पहले दोनों को सही लिया था, बाद में दूसरे को गलत ले लिया। क्यों लिया देखते हैं, ठीक है। तो पहला में तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है, 44th अमेंडमेंट में आया था, ठीक है। पहले फंडामेंटल राइट्स था, एक आर्टिकल था, आर्टिकल 31 के तहत इसको जब संविधान नया बना था तो हमको राइट टू प्रॉपर्टी को भी फंडामेंटल राइट के रूप में देखा जाता था, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया, ठीक है। कब हटाया गया, 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटा दिया गया, और हटा के जो कहाँ डाला गया, इसको 300A में डाला गया, ठीक है। तो इसको क्या है कि जो 300A में राइट दिया गया है, इसको CGPSC जो लेता है, CGPSC लेता है संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लेता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लीगल लिखा हुआ है, लीगल, ठीक है, लीगल राइट। तो लीगल राइट मतलब ये होता है कि उसके लिए कोई अधिनियम हो, जैसे कि एक्ट वगैरह जो आता है, और अगर वो संविधान में दिया हुआ है तो संवैधानिक हो जाता है राइट, ठीक है। लेकिन जो CGPSC है और लक्ष्मीकांत ने भी लिखा हुआ है, इसको दोनों मानता है, इसको लीगल भी मानता है
इसको आप याद रखिएगा। जो दूसरे जो एग्ज़ाम वाले हैं वो इसको लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल दोनों मानता है, लेकिन सीजीपीएससी इसको लीगल नहीं मानता है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मानता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात कही गई है, इसलिए यहाँ पे इसको इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मांगता है। तो आप इसको याद रखिएगा, इसमें पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा स्टेटमेंट गलत। आगे चलते हैं हमारे 68th क्वेश्चन में। तो अगेन यहाँ पे अब मिट्टी की बात हो रही है। मिट्टी के बारे में अगर आपको पढ़ना डिटेल में तो आपको एनसीईआरटी की बुक में मिट्टी के बारे में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। यहाँ पे जड़ मिट्टी की बात हो रही है। जड़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए गए 4 कथनों में से सही कथन को चुनिए। तो इसका आंसर भी पहले इन्होंने कुछ और लिया था, इसका आंसर पहले बी लिया था आयोग ने। इस मिट्टी में फास्फोरस एसिड की भरपूर मात्रा में पाई जाती है, तो शायद उसमें उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं पाई जाती होगी, लेकिन बाद में अमेंड करके इसका आंसर ये लिया कि यह मिट्टी रेह, थूर, चोपन जैसे नामों से भी जानी जाती है, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, शायद इसलिए इसको ये लिया गया होगा, ठीक है। एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो बहुत एक पैराग्राफ में दिया हुआ है, बहुत ईजी वे में। ब्लैक सॉइल पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ब्लैक सॉइल पढ़ लीजिए, काली मिट्टी, आप लाल मिट्टी पढ़ लीजिए, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी पढ़ लीजिए, जलोढ़ मिट्टी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक दो और मिट्टी वहाँ पे दी हुई है, आप 2-4 मिट्टी को दो पेज में हो जाएगा, उससे क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, क्योंकि मिट्टी से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। 2022 में भी क्वेश्चन आ गया था, अल्टीसोल, सल्फीसोल, वो सब भी आपका जो क्रम है आपको एनसीईआरटी में दिख जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है फिर से ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, और दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। मैं बोलूँगा इसको ये पेपर का इजीएस्ट क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं कैसे इजीएस्ट क्वेश्चन था। नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं, लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों का घटता क्रम बताइए, ठीक है। मतलब जो सबसे लंबी नदी होगी से आरंभ करना है हमको, सबसे छोटी नदी तक लेके जाना है। मतलब जो सबसे लेंदी होगा जो नदी, जो सबसे लंबी होगी, लॉन्गेस्ट नदी जो होगी इन चारों में से, वो पहले में आएगी, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन सा दिया। महानदी दिया हुआ है, कृष्णा दिया है, गोदावरी दिया है, नर्मदा दिया है। हमको पता है गोदावरी को क्या बोलते हैं, दक्षिण की गंगा, और हमको ये भी पता है कि इन चारों में सबसे लंबी है। हम देखते हैं सबसे पहला 3 किस्म में दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है 4 नर्मदा, ये तो होगा नहीं, 2 ये भी नहीं होगा, 1 दिया ये भी नहीं होगा। तो बिना बाकियों के लेंथ जाने हुए हमको पता चल गया कि ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। क्यों? क्योंकि पहले नंबर पे यहाँ पे गोदावरी सिर्फ डी में है, ठीक है। 2-3 जगह 3-3 होता तो हमको और आगे देखना पड़ता। आगे देख सकते हैं उसके बाद क्या होता है। तो इसके बाद आता है आपका गोदावरी के बाद आता है कृष्णा के बाद आता है आपका नर्मदा के बाद आता है आपका महानदी, ठीक है। तो आपका लंबाई के हिसाब से भी नदियों को ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे लंबी गोदावरी, फिर उसके बाद कृष्णा, फिर नर्मदा, फिर महानदी। चलिए चलते हैं आगे और आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। तो ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है और सीजीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है, व्यापम वगैरह में भी आते हैं कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना पाया जाता है। तो देखिए जर्मन सिल्वर एक अलॉय है, ठीक है। तो इस अलॉय में की खास बात यह है, इसका नाम जर्मन सिल्वर भले लिखा गया है, लेकिन इसमें सिल्वर पाया नहीं जाता है। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस, क्योंकि इसमें सिल्वर कितना है, 0% है, ठीक है। इसमें सिल्वर पाया ही नहीं जाता है। इसमें निकल, कॉपर वगैरह कुछ अलॉय वगैरह होते हैं, उसके कॉम्बिनेशन से बनता है। तो इस प्रकार से हमने आज के 10 क्वेश्चन खत्म कर लिए। अगर आपको इसके पहले के भी जो डेज हैं उनके 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने हैं तो मैंने लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ पे आप जाके डे 1, डे 2, डे 3 करके डे 13 तक का देख सकते हैं, ठीक है। डे 14 भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा, और इसके अलावा भी आगे जितने भी दिन आएंगे सारा उसमें इंक्लूड रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस इनिशिएटिव से जुड़े रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको फ्यूचर में भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने कम्युनिटी में शेयर कीजिए, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि इसकी थोड़ी बहुत रीच बढ़ जाए, थोड़ा बहुत इसके व्यूज़ बढ़ें, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले इस सीरीज को कंटिन्यू करने का, ठीक है। अदरवाइज़ व्यूज़ अगर कम होंगे, मैं देखूंगा कि ज़्यादा लोग इस पर इंटरेस्टेड नहीं है, तो शायद मुझे इसको कंटिन्यू करने का मोटिवेशन ना मिले और मैं इसको बंद कर दूं, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, इसकी थोड़ी सी विजिबिलिटी बढ़ाइए। मिलते हैं फिर कल 10 नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।